इस ग्लास को देखो। इस ग्लास में एक सिक्का रखा हुआ है, कॉइन, और तुम्हारी आंखें इस जगह पर है। क्या तुम यहां से इस कॉइन को देख पाओगे? ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारी ये आंखें जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन से ये कॉइन कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि तुम्हारा जो आंख है उस आंख तक जो लाइट के रेज जा रहे हैं वो इस पॉइंट से जा रहा है। और हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखती है जब उस ऑब्जेक्ट से आने वाला रेज हमारी आंखों तक पहुंचता है। लेकिन इस केस में अगर देखें तो यहां पर देखो, कॉइन नीचे है और लाइट के रेज अगर हम देखें तो तुम्हारे आंखों के पोजीशन के हिसाब से लाइट के रेज कुछ इस जगह से जा रहा है। लेकिन अगर हम इस लाइट के रेज को कंसीडर करें, इससे निकलने वाला लाइट का रे, तो वो कुछ ऐसा जा रहा है। तो कोई कुछ लाइट के रेज ऐसे जा रहे हैं जो टकरा रहे हैं तुम्हारे आंखों तक, लेकिन नहीं पहुंच रहे हैं। तुम्हारे आंखों तक पहुंचते पहुंचते वो ब्लॉक हो जा रहा है, राइट। तो अगर हम इस कॉइन को देखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? तो देखो, अगर हम इसी बीकर में या इसी कंटेनर में अगर हम पानी भर देते हैं तो ये जो कॉइन है ये दिखना शुरू हो जाता है। बहुत पहले जो मैजिशियंस हुआ करते थे ना, वो भी इसी टेक्निक का यूज़ करते थे अपने मैजिक को दिखाने के लिए, और लोग काफ़ी शॉक होते थे कि आखिर कॉइन तो था नहीं, लेकिन कॉइन आ कहाँ से गया। बेसिकली ऐसा है नहीं। बेसिकली क्या है कि जैसे ही उसमें पानी पोर कर दिया जाता है, यानी कि डाल दिया जाता है, तो वो कॉइन दिखने लगता है। अब ये बात आता है कि सर ये कॉइन दिखता क्यों है फिर? तो इसका अगर वन लाइनर आंसर चाहिए तुम्हें तो सिंपल है कि ये रिफ्रैक्शन के वजह से दिखता है। लेकिन ये आंसर इनफ नहीं है, क्योंकि रिफ्रैक्शन क्या होता है ये तुम्हें नहीं मालूम है। चलो जान लेते हैं कि आखिर इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, या रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, या फिर रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो देखो, इस प्लेस पर जैसे हमने पानी पोर कर दिया तो क्या होता है ना कि लाइट का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा प्रॉपर्टी है कि ये एक मीडियम का मतलब क्या होता है कि जिस एटमॉस्फेयर में वो ट्रैवल कर रहा है, अगर मान लो हवा में लाइट ट्रैवल कर रही है तो हवा जो है, एयर, वो उस लाइट के लिए एक मीडियम काम करती है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं वैक्यूम का, तो वैक्यूम भी लाइट के लिए एक मीडियम है। तो यहां पर देखो, हमारे पास एक सरफेस है, और ये सरफेस हमारा कुछ ऐसा ही सरफेस हमारा, जहां पर नीचे वाला जो मीडियम है ये वाटर है, और ऊपर वाला जो बाकी मीडियम है ये पूरा एयर है। और ये जो मिडिल वाला सरफेस है ना, इसे हम लोग कहते हैं इंटरफेस, जो कि दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है, राइट। अब एक बात देखो, जैसे इसे पानी डाले तो इंटरफेस मिला, और उससे क्या हुआ कि दो डिफरेंट मुझे मीडियम मिले। पहले क्या था कि पूरा का पूरा जो मेरा कंटेनर था उसमें सिर्फ एक ही मीडियम था, एंड दैट इज एयर। तो इसमें क्या हो रहा था ना कि लाइट्स के रेज जो थे वो सीधा ट्रैवल कर रहा था और बिना किसी बैंड के। अब यहां पर देखो फिगर नंबर 2 में, इसमें देखो लाइट के रेज जो निकल रहे हैं ना वो सीधे निकल तो रहे हैं, लेकिन अगर मान लो यहां पर ये पानी नहीं रहता तो ये लाइट का रे स्ट्रेट निकल जाता है ऐसे, फिर भी तुम्हें नहीं दिखता। लेकिन चूंकि यहां पर पानी डाल दिया गया है तो तुम्हें क्या होगा ना कि ये जो लाइट के रेज हैं ये यहां तो सीधे जाएंगे, लेकिन यहां सीधे जाने के बाद ये जस्ट बैंड कर जाएगा इधर, यहां तक, इस पॉइंट तक ये लाइट का रेज स्ट्रेट जाएगा। लेकिन जैसे ही ये इस इंटरफेस को क्रॉस करेगा, यानी कि अपना मीडियम को चेंज करेगा, तो क्या होगा कि ये अपना रास्ते से थोड़ा भटक जाएगा, और स्ट्रेट जाने के बजाय ये थोड़ा बैंड कर जाएगा। और जैसे ये बैंड करेगा ना वैसे तुम्हारे आंखों तक पहुंच जाएगा और तुम्हें ये कॉइन दिखने लगेगा। ओ भाई साहब, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा तुम्हें तो हो ही नहीं रहा कुछ, क्योंकि कॉइन तुम्हें
नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन इस फिजिक्स के एक बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के वजह से ये तुम्हें दिखना शुरू हो जा रहा है। अब देखो, हमारा ब्रेन बड़ा ही बेवकूफ है। क्या होता है ना कि जहां से ऑब्जेक्ट का लाइट का रे आता है, दिमाग सोच लेता है कि वो ऑब्जेक्ट वहीं पर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मिरर के सामने खड़े होते हो ना, तो ब्रेन को ये लगता है कि सामने में जो खड़ा है वही तुम हो, क्योंकि मिरर के सामने से जो लाइट की रेज आती है वो लगता है कि ऑब्जेक्ट वहां पर खड़ा है। वैसे ही यहां पर भी कुछ हो रहा है। देखो, सिर्फ लाइट की रेज बैंड करने से ही काफी नहीं है। और दूसरी बात, लाइट का रे बैंड क्यों किया, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। बने रहना हमारे साथ लास्ट तक। अब एक बात देखो, यहां पर ये बैंड कर गया, लेकिन सिर्फ बैंड करने से क्या इसको ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, उसको ये ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है। क्योंकि कभी तुम घर में एक्सपेरिमेंट करके देखना, जैसे ही तुम पानी डालते हो ना, तो सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ लगता है। कभी ट्राई किए हो? नहीं किए हो? आज ट्राई करो, तुम्हें दिखेगा कि जैसे तुम पानी डालोगे ना, तो वो सिक्का थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ लगेगा, जैसे कि तुम्हें इस फिगर में दिख रहा है। तो ये जो तुम्हारा प्लेस है जहां पर तुम्हें कॉइन दिख रहा है, ये एक्चुअल कॉइन तो है नहीं, ये है मेरा एक्चुअल कॉइन। और ये क्या है, ये फिर क्या कहलाएगा? चलो सोचते हैं इसके बारे में कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो जब देखेगा कि लाइट का रेज आ रहा है इस पॉइंट से, तो उसको लगेगा कि लाइट का रेज तो पीछे से आ रहा है। उसको लगेगा लाइट का रेज जो है ना, वो कहीं इस पॉइंट से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। अब ब्रेन को कहाँ पता कि पानी के अंदर में रिफ्रैक्शन हुआ है या पानी के अंदर में लाइट बैंड हुआ है? उसको थोड़े ना मालूम है, उसको मालूम नहीं है। उसको क्या लगेगा, ब्रेन को क्या लगेगा कि जो तुम्हारे आंखों तक लाइट का रे आ रहा है वो कहीं पीछे से आ रहा होगा, वो कहीं इस पोजीशन से आ रहा होगा, इस पोजीशन से आ रहा होगा। ब्रेन को ये लगेगा। और हमने तुमको पहले ही बताया कि ब्रेन क्या करता है, ये समझता है कि जहां से लाइट का रे आ रहा है ऑब्जेक्ट वहीं है, तो ब्रेन को लगेगा कि ऑब्जेक्ट इस प्लेस पर है। लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम तो जानते हैं ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये है क्या? इसे ही तो हम कहते हैं इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है एज अ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब कि ये जो मेरा है ना नीचे में, ये मेरा एक्चुअल पोजीशन है, ये मेरा एक्चुअल पोजीशन है इस ऑब्जेक्ट का। लेकिन यहां पर ब्रेन क्या लग रहा है कि ऑब्जेक्ट तो यहां है, तो फिर ये क्या कहलाएगा? इसे हम कहेंगे एपरेंट पोजीशन। इसे हम लोग कहेंगे एपरेंट पोजीशन, यानी कि काल्पनिक पोजीशन, इमेजिनेशन है। रियलिटी में तो यहां पर है ही नहीं मेरा ऑब्जेक्ट। इसे कहते हैं एपरेंट पोजीशन, जिसे हमारा ब्रेन एज अ ऑब्जेक्ट इंटरप्रेट करता है और हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो दिख रहा है पानी डालने से। तो यहां पर देखो बहुत सारा फैक्ट है। पहला, यह लाइट का रे बैंड किया, क्यों किया? दूसरा, लाइट के रे बैंड करने से मुझे रियल ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, हमें उसका एपरेंट पोजीशन में बना हुआ इमेज दिख रहा है, राइट। और थर्ड नंबर में क्या आता है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है और ये जो हमारा इमेज है, इसके बीच में ना एक देखो गैप है, यानी कि ये थोड़ा सा शिफ्टेड है। ये ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा शिफ्टेड है, ऊपर की ओर उठा हुआ है, शिफ्टेड है। इसे फिजिक्स में, इसे ही ये जो गैप है बीच में, इस गैप को फिजिक्स में कहते हैं, इसी गैप को फिजिक्स में कहा जाता है लैटरल शिफ्ट। इसे कहा जाता है लैटरल शिफ्ट फिजिक्स में। इस गैप को, ये जो बीच में हमारा गैप दिख रहा है दो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का गैप, इसे हम लोग कहते हैं लैटरल शिफ्ट। चलो, बहुत सारा इंटरेस्टिंग बात हमने जाना। अब हम जान लेते हैं कि यहां पर ये जो लाइट बैंड कर गया, ये क्यों बैंड किया, क्या वजह है इसके बैंड करने का। यहां पर जो लाइट बैंड कर रही है मीडियम के चेंज होने से, ये क्यों कर रहा है? तो हम बोलेंगे ये कर रहा है रिफ्रैक्शन की वजह से। नहीं, ये रफ नहीं है, रिफ्रैक्शन की वजह से। चलो ठीक है, वन लाइन आंसर है कि ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है।
लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है, समझेंगे इसे हम इसी वीडियो में। चलो इसके पहले कुछ और एग्जांपल देखते हैं जो कि रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। देखो भाई, ये चैप्टर पढ़ने के पहले तो तुम एक बात जान लो कि चैप्टर पढ़ना क्यों है, ठीक है। देखो हमारे आसपास ना बहुत सारे एग्जांपल हैं जहां तुम्हें रिफ्रैक्शन दिखेगा। इवन कि जो तुम अपने कैमरे का लेंस से फोटो खींचते हो ना, तो वहां पर भी रिफ्रैक्शन काम करता है। तो रिफ्रैक्शन हर जगह पर है। इसके कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं। देखो जहां पर तुम्हें रिफ्रैक्शन दिखता है लेकिन तुमको पता नहीं था। चलो एग्जांपल देखते हैं। ये ग्लास देखो, इस ग्लास में पानी रखा हुआ है और इसमें एक स्ट्रॉ डाला हुआ है। लेकिन यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखेगा कि जो ये स्ट्रॉ है जो कि पानी के बाहर है और ये स्ट्रॉ जो कि पानी के अंदर है, तुमको दोनों में एक बड़ा ही कमाल का पोजीशन दिखेगा। देखो इसका पोजीशन यहां पर है और इसका पोजीशन यहां पर है। अब ये देखेंगे हम तो क्या कहेंगे कि अरे यहां तो दो पाइप है, दो स्ट्रॉ है, एक ऊपर एक नीचे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर एक सिंगल पाइप है या सिंगल स्ट्रॉ है, सिंगल स्ट्रॉ है। तो आखिर सिंगल स्ट्रॉ दो पार्ट में कैसे टूट सकता है भाई? तो यहां पर एक ही स्ट्रॉ है जो टूटा नहीं है। ये रिफ्रैक्शन का कमाल है। यहां पर भी वही सेम काम हो रहा है। अगर तुम इस स्ट्रॉ को यहां से देखते हो तो तुम्हें क्या होगा ना, तुम्हें दिखेगा कि यहां से जो लाइट के रेज आ रहे हैं वो तुमको दिखेगा। तुमको लगेगा ना कि ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ना, इसके पीछे से जो ये तुम्हारा ये वाला पोजीशन है, यहां से तुमको लाइट का रे आते हुए दिखेगा। तो तुमको लगेगा कि ये जो तुम्हारा नीचे वाला पोजीशन है ना, वो कुछ अलग है। लेकिन रियलिटी में क्या है कि ये दोनों ही तो सेम है, लेकिन ड्यू टू चेंजिंग द मीडियम, यहां पर देखो मीडियम चेंज हो रहा है और ड्यू टू रिफ्रैक्शन तुम्हें ये दो अलग अलग पोजीशंस दिख रहे हैं। और ये जो तुम्हारा एक गैप दिख रहा है दोनों के बीच में, अगर इसे हम आगे तरफ बढ़ाते हैं ऐसे, देखो दोनों के बीच में एक गैप है। इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं लैटरल शिफ्ट। इसे हम लोग कहते हैं लैटरल शिफ्ट। ऑलराइट, ऐसा और भी एग्जांपल है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। ये वाला एग्जांपल कंसीडर करो जहां पर एक मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ रहा तालाब में, लेकिन ये जो मछली पकड़ने वाला है ना, ये हमेशा मिस करता है, मछली पकड़ ही नहीं पाता। क्यों ऐसा होता है पता है? क्योंकि ये जो मछली है ना, ये रियल मछली है, लेकिन ये जो ऊपर में दिख रहा है तुमको, ये उसका अपरेंट पोजीशन है। अब देखो क्या होता है कि इससे निकलने वाला जो लाइट का रे है, अगर ये स्ट्रेट जाता ना, अगर मान लो कि ये स्ट्रेट निकल रहा है, ये यहां से ऐसे ये स्ट्रेट निकल जाता, तो क्या तुम्हें दिखता? ये मछली कभी नहीं दिखता। लेकिन हो क्या रहा, देखो ये बीच में एक इंटरफेस है, ये वाला इंटरफेस है देखो बीच में, जहां पर क्या हो रहा है ना कि ये नीचे का वाटर और ऊपर में क्या है? एयर है। तो मीडियम चेंज किया, अरे यहां पर क्या होगा? इससे रिफ्रैक्शन होगा। बिल्कुल, रिफ्रैक्शन क्या होता है? बैंडिंग ऑफ लाइट। मैंने अभी बताया तुमको कि लाइट बैंड करता है। तो जैसे ही ये अपने मीडियम को चेंज करेगा, वैसे ही ये अपने रास्ते को सीधा ना जा करके ये थोड़ा बैंड होके तुम्हारे आंखों तक पहुंचेगा। लेकिन हमारा दिमाग क्या जानता है कि पानी के अंदर में कहीं पर मछली है और वहां से लाइट बैंड हुआ है? हमें तो नहीं पता। हमें क्या पता है, हमारे ब्रेन को क्या पता है कि लाइट का रे को देखते हुए जाएगा और वो देखेगा कि पानी के नीचे में स्ट्रेट जाएगा। क्योंकि हमारा ब्रेन तो जानता है, बड़ा बेवकूफ है, वो सोचेगा कि अरे ये लाइट जो आ रहा है ना, ये कहीं पीछे से आ रहा होगा। तो ब्रेन को लगेगा कि उसका इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो इस प्लेस पर है। लेकिन रियलिटी में क्या है कि ऑब्जेक्ट मेरा इस प्लेस पर है। तो यहां पर जो दिख रहा है मेरे ब्रेन को, वो उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज है और ये मेरा रियल पोजीशन है, और ये जो है मेरा ये अपरेंट पोजीशन है, अपरेंट पोजीशन ऑफ द फिश। इसीलिए यहां जो गैप दिख रहा है, ये गैप को क्या बोलेंगे हम? बिल्कुल, इसे हम कहेंगे लैटरल शिफ्ट। और इस लैटरल शिफ्ट की वजह से जो अपरेंट पोजीशन पर मेरा इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, उसे मेरा ब्रेन देखता है। और जैसे ये मछली पकड़ने वाला अपना जो स्टिक है वो मारेगा, तो इस मछली पे नहीं, इस मछली पे अटैक करेगा और वो मछली पकड़ नहीं पाएगा। तब तक ये मछली भाग जाएगी। राइट,
चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। कभी तुम स्विमिंग पूल गए हो? अगर तुम स्विमिंग पूल गए हो तो तुम्हें बड़ा एक अजीब सा चीज दिखता होगा। जब हम स्विमिंग पूल से ऊपर से देखते हैं ना, तो स्विमिंग पूल बड़ा ही ऊंचा लगता है यार, मतलब इतना गहरा लगता नहीं है जितना एक्चुअली में होता है। लेकिन जैसे ही तुम उस स्विमिंग पूल में उतरते हो ना, तो तुमको लगता है अरे 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 बचाओ बचाओ बचाओ, हम तो डूब रहे हैं। क्योंकि हाइट इतना ज़्यादा रहता है जो तुम कभी फील नहीं करते उसमें घुसने के पहले। लेकिन रियलिटी में तो डिप्थ होता है। तो एक्चुअली में तुमको जब पूल के ऊपर से तुम देखते हो ना, तो तुमको ये वाला पोजीशन दिखता है जो कि एपरेंट पोजीशन है फ्लोर का। और रियलिटी में क्या है कि रियलिटी में तो ये फ्लोर ये है, तो इन दोनों के बीच में जो ये गैप है ये शिफ्ट है, दैट इज लैटरल शिफ्ट। और ये भी जो फेनोमेना हो रहा है ये भी लाइट के बैंड होने की वजह से हो रहा है। तो भाई इतने सारे एप्लीकेशन है हमारे डे टू डे लाइफ में रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना क्यों है, ताकि हम अपने डे टू डे लाइफ के इन सारे एप्लीकेशन को समझ सकें। तो ठीक है, हमने जाना कि यहां पर हर एक पोजीशन पर लाइट बैंड हो रहा है, जिसके वजह से हमें ये सारे फेनोमेनन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो लाइट का जब बैंड हो रहा है या फिर ये सारे एप्लीकेशन होने का पीछे का वजह वो क्या है? वो वजह है रिफ्रैक्शन। तो अगर तुमसे एग्जाम में आता है कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा, देखो कि द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया इज कॉमनली नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो फेनोमेना जिसमें लाइट का बैंड होता है, कहां पर? दो सरफेस के इंटरफेस पर, यानी कि दो सरफेस जहां पर सेपरेट हो रहा है उस पॉइंट पर आकर के लाइट टकराती है और बैंड होती है। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। चलो यहां तक तो ठीक है, रिफ्रैक्शन ये होता है, हम समझ में आ गया। लेकिन ये लाइट के लिए बैंड क्यों करता है? क्वेश्चन अभी भी है, क्वेश्चन अभी हमारे दिमाग में है कि ये लाइट करे बैंड क्यों करता है इस मीडियम को चेंज करने पर। चलो समझते हैं। देखो होता क्या है ना कि लाइट का एक पर्टिकुलर स्पीड होता है, और वो लाइट जो है ना वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ पे ही मूव करती है। और लाइट का स्पीड एयर में या वैक्यूम में करीब करीब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यहां पर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तब तो मतलब लाइट काफी स्पीड से ट्रेवल करती है, स्पीड में, बहुत ज्यादा स्पीड में, वैक्यूम में और एज वेल एज एयर में। लेकिन यह एक ट्विस्ट, जैसे ही ये अपना मीडियम को चेंज करेगी वैसे ही क्या होगा ना कि ये अपने स्पीड को भी चेंज कर देती है। यानी कि अलग अलग मीडियम अलग अलग स्पीड, लाइट का स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। और अगर तुमसे पूछता है कि सबसे ज्यादा स्पीड किस मीडियम में होता है, तो वो तुम्हारे सामने है, एयर या वैक्यूम में ही सबसे ज्यादा स्पीड होता है लाइट का। बाकी किसी भी मीडियम में इतना स्पीड हो ही नहीं सकता। बाकी जितने भी मीडियम्स हैं, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो टर्पेंटाइन हो, चाहे वो डायमंड हो, कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास हो जो कि एज ए मीडियम का काम कर रहा है, उस सब में लाइट का स्पीड इनसे तो कम ही होगा डेफिनेटली। भाई ये डेफिनेट से बात है कि इनसे तो उसका लाइट का स्पीड कम होने वाला है। ठीक है, ये भी सही है। तो हमारे पास मीडियम कितने तरह के हैं? मीडियम हमारे पास बेसिकली 2 तरह के हैं। पहला होता है रेयर मीडियम, दूसरा होता है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है? देखो रेयर मीडियम क्या है कि वैसे मीडियम जहां पर उस मीडियम के पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है ना वो काफी दूर दूर होता है, मतलब स्पेस काफी ज्यादा होता है। और डेंसर में क्या होता है कि जहां पर पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है वो बहुत कम होता है। चलो ठीक है, मेरे पास मान लो एक मीडियम है, वो है एयर। तो ये एयर क्या होगा? एयर रेयर होगा कि डेंसर होगा? हम नहीं कह सकते। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं वाटर से, अब हम कह सकते हैं कि एयर जो है ना वो रेयर मीडियम है और वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है। अच्छा, इसका मतलब ये है
कि हम कभी भी किसी एक मीडियम को कभी कह ही नहीं सकते कि वो रेयर है कि वो डेंसर है। अगर मान लो मेरे पास वाटर है और ग्लास है, अब मुझे बताओ कि कौन रेयर है, वाटर रेयर है कि ग्लास रेयर है? अब बताओ, अब तुम बोलोगे सर वाटर जो है ना वो रेयर है और ग्लास जो है ना वो डेंसर है। लो संभालो, पहले कंडीशन में वाटर डेंसर था और ये रेयर था, अब क्या हो गया, ये रेयर हो गया, ये डेंसर हो गया। मतलब कि कोई भी मीडियम रेयर या कोई भी मीडियम डेंसर होता ही नहीं है, वो तो कंपैरिजन पर डिपेंड करता है कि कोई मीडियम रेयर है कि कोई मीडियम डेंसर है, डेफिनेटली। अब देखो लाइट का स्पीड डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट होता है। मीडियम कौन सा है हमने जान लिया। अब मान लो कि हमारे पास एक सरफेस है, सेपरेटिंग सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। मान लो कि मेरा रेयर मीडियम में है एयर और डेंसर मीडियम में है ग्लास, नीचे में ग्लास है मेरा, मान लो ऐसा। तो ऐसे में क्या होगा कि लाइट करे आया, अगर मान लो बीच में वो सरफेस नहीं रहता, स्ट्रेट पास करना चाहिए था लाइट को, डेफिनेटली स्ट्रेट पास करना चाहिए था, लेकिन चूंकि बीच में एक सेपरेटिंग सरफेस है और दो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है, तो लाइट करे कुछ ऐसा बैंड हो जाएगा। ओ भाई साहब ये तो कमाल है। यही रिफ्रैक्शन है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया इज नॉन एज रिफ्रैक्शन। लेकिन यहां पर ये लाइट का जो रे है बैंड हो रहा है, क्यों? क्योंकि इस सरफेस पर यानी कि इस मीडियम पर लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही ये इस मीडियम में आता है तो लाइट का जो स्पीड है वो घट जाता है, और घटने के वजह से ये अपने पाथ को चेंज करता है। इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था अगर ये सेम मीडियम रहता, अगर एयर ही रहता, लेकिन चूंकि यहां पर ग्लास आ गया है इसलिए ये अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज कर लेगा। इसी की वजह से इसका मतलब कि जो है ये लाइट का रे बैंड होता है ड्यू टू चेंजिंग इन द स्पीड। लेकिन स्पीड चेंज क्यों होता है, सवाल अब भी वही है। देखो क्या होता है ना कि तुम्हारा जो रेयर मीडियम है यहां पर पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो काफी ज्यादा होता है, लेकिन जब बात करते हैं ग्लास का तो यहां पर पार्टिकल के बीच का स्पेस बहुत कम होता है। अब यहां पर क्या होता है ना कि जब लाइट का रे इसमें ट्रेवल करता है तो बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाता है, क्योंकि यहां पर कोई रुकावट नहीं है, ऑब्स्टेकल्स नहीं है। लेकिन वही जब इसमें आता है, इस वाले सरफेस पर, इस वाले मीडियम में, तो यहां पर बहुत ज्यादा कॉन्जेस्टेड स्पेस है, बहुत कम स्पेस है। अब इस स्पेस में लाइट ट्रैवल करते करते क्या होता है कि रुकते रुकते ट्रैवल करता है, तो उसके कंडीशन में क्या होता है ना कि उसका स्पीड जो है ना वो घट जाता है, और स्पीड घटने से वो थोड़ा सा बैंड हो जाता है। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बैंड करेगा हमेशा नीचे की ओर, ये हमेशा ऐसा स्ट्रेट आएगा और नीचे की ओर बैंड कर जाएगा? चलो इसे समझते हैं। मान लो कि अभी फिलहाल मेरा लाइट का रे स्ट्रेट है, और मुझे ये जानना है कि ये लाइट का रे नीचे की ओर बैंड करेगा या ऊपर की ओर बैंड करेगा। उसके लिए हमें एक रेफरेंस लेना पड़ता है, और वो रेफरेंस हम एक परपेंडिकुलर लेते हैं जो कि बिल्कुल इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इस सेपरेटिंग सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर। इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ऑलराइट, और इसे क्या कहेंगे हम लोग? इसे तो हम लोग जानते हैं, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, क्योंकि इसे हमने रिफ्लेक्शन टॉपिक में ही पढ़ा है, ये इंसिडेंट रे है। लेकिन ये क्या होगा जब इसमें रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रे होगा वो क्या होगा, देखेंगे बाद में। अभी देखो, अब हमने एक रेफरेंस लाइन ले लिया। अब इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि इस रेफरेंस लाइन जो है नॉर्मल इसके तरफ आएगा या इससे दूर जाएगा। तो अभी मेरा रेयर से डेंसर में आ रहा है, तो देखो ये क्या हुआ कि ये तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। यानी अगर मेरे पास रेयर मीडियम है और उससे लाइट डेंसर मीडियम में आ रहा है तो वो नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगा। चलो ठीक है, हम इसको स्वैप करते हैं, मीडियम को स्वैप करते हैं, डेंसर टू रेयरर। अब क्या होगा, इसमें मेरा जो फ्लो था ऐसा था, इसमें भी फ्लो ऐसा ही है, लेकिन इसमें डेंसर से हम लोग रेयरर में आ रहे हैं। चलो नॉर्मल पॉइंट ले लिया हमने, नॉर्मल एक हमने ले लिया नॉर्मल लाइन। अब देखते हैं, देखो उत्तरी, यहां तो लाइट करे मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा, इसका मतलब
कि जब रेयरर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल के तरफ झुक जाएगा, और जब वो डेंसर से रेयरर में आएगा तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब भी लाइट करे रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में आता है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, और जब वो डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम आता है तो नॉर्मल से दूर चला जाता है। इसीलिए हमने इस रेफरेंस लाइन को लिया ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें कि ये नॉर्मल की तरफ आएगा, झुकेगा या फिर दूर मुड़ेगा, किधर जाएगा, इसको समझना मुश्किल है। इसीलिए हमने क्या किया ना कि एक रेफरेंस लाइन ले लिया। ठीक है, अब एक बात देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर कि देखो यहाँ पर जो हमारा ये लाइट का रे आ रहा है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, जैसे तुम पहले भी जानते हो, रिफ्लेक्शन टॉपिक में देखे हो। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। और ये जो मेरा है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिफ्रैक्टेड रे। इसे हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्लेक्शन में ये था रिफ्लेक्टेड रे, जो कि ऊपर की ओर बाउंस कर रहा था। ऑलराइट, तो यहां पर भी सेम है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये नॉर्मल है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं इस लाइट के रे को, तो अगर सरफेस नहीं रहता तो ये मान लो स्ट्रेट पास करता, बिल्कुल स्ट्रेट पास करता। लेकिन चूंकि यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम अगर मान लो ऊपर से देखते हैं, इस जगह से हम अगर देखते हैं तो पता है क्या होगा कि हमें ना ये लाइट का रे मुड़ा हुआ लगेगा, और हमको लगेगा कि ये जो है कुछ ऐसा लाइट का रे यहाँ पर ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि एक्चुअली में जो मेरा लाइट का रे था वो स्ट्रेट होना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे की ओर झुक गया। तो यहां पर जो तुम्हें एक गैप दिखेगा, यही गैप क्या कहेंगे हम, इसे हम कहेंगे लैटरल शिफ्ट। राइट, वैसे ही यहां पर भी देखो, ये अगर मान लेते हैं इसको ऐसा जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन ये क्या किया कि ये थोड़ा सा दूर चला गया। तो यहां पर तुम्हें एक शिफ्ट दिख रहा है, दैट इज लैटरल शिफ्ट। और कुछ चीजें और भी हमारे पास यहां पर है जानने लायक, उसे देख लो। और आज का वीडियो हम खत्म करते हैं, और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो फिलहाल देख लो कि यहां पर ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। यहां पर भी ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ही पहले से। अच्छा, एक बात बताओ, जब हम बात किए थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो वहां पर क्या था कि एंगल आई जो था ना वो इक्वल था एंगल आर का। लेकिन यहां पर बताओ क्या हो रहा है, जब मीडियम मेरा चेंज किया, रेयरर टू डेंसर में आया, तो मेरा एंगल आई जो है ना वो बड़ा है एंगल आर से। देखो, एंगल आई का वैल्यू बड़ा होना चाहिए एंगल आर से, देख के भी लग रहा है। और जब डेंसर टू रेयरर आएगा ना, तब क्या होगा कि एंगल आई छोटा होगा एंगल आर से। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो तुम्हें जानने बहुत जरूरी है। तो आई होप आज का ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और सारी जो चीजें हैं वो तुम्हें क्लियर हुई है, क्रिस्टल क्लियर, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के बहुत सारे और भी टॉपिक्स के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।